जी स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर जो प्रीवियस लेक्चर है उससे उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारा है कि हमने DFA टू रेगुलर एक्सप्रेशन कन्वर्जन कैसे करनी है, कि अगर हमारे पास कोई DFA गिवन है तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाना है। तो उसके लिए वैसे तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन मैं इसको शॉर्ट करके आपको बताऊंगा। एल्डन रूल इसमें इस्तेमाल होता है। वो एल्डन रूल क्या होता है, वो उसका प्रूफ है बेसिकली आपकी बुक में, लेकिन वो हम एल्डन रूल्स का जो रिज़ल्ट है सिर्फ वही में हम यूज़ करेंगे, इसका प्रूफ नहीं करेंगे। तो चलें हम एक NFA DFA लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल Q0 स्टार्ट स्टेट है और यही फाइनल स्टेट है। यहाँ से A रीड करने के बाद हम Q2 पे चले जाते हैं, B रीड करने के बाद वापस आ जाते हैं, और यहाँ से B रीड करने के बाद हम Q3 स्टेट पे चले जाते हैं, और A रीड करने के बाद हम वापस आ जाते हैं। यहाँ से B रीड करने के बाद हम Q4 पे चले जाते हैं, और इधर से A रीड करने के बाद यहाँ और A और B। ये हमारे पास एक DFA है। DFA इसलिए कह रहा हूँ कि ये DFA की डेफिनेशन पर पूरा उतरता है। A और B की हर ट्रांजिशन पूरी है और कोई ट्रांजिशन मिस नहीं है। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है, इसके इक्विवेलेंट हम रेगुलर एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं कि कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है, उसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा वो हम निकालना चाहते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन किसी भी DFA का रेगुलर एक्सप्रेशन निकालने से पहले हम उसकी जितनी भी स्टेट्स हैं उनके अगेंस्ट हम एक्सप्रेशन ड्रॉ करेंगे। तो एक्सप्रेशन ड्रॉ करने का तरीक़ेकार मैं आपको बता देता हूँ कि फ़र्ज़ करें Q1 है, आप एक समझेंगे तो बाकी आपको सारी समझ आ जाएगी। Q1 पर कौन सी चीज़ टर्मिनेट हो रही है, एक्सप्रेशन से मुराद ये है कि हर स्टेट पर क्या चीज़ आके टर्मिनेट हो रही है। मसलन Q1 पर जो टर्मिनेट हो रहा है एक नल हो रहा है, यानी हम नल के ज़रिए Q1 स्टेट में एंटर हो रहे हैं। दूसरा हम Q2 से B रीड करते हुए हम Q1 पर एंटर हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं और Q2B, यानी Q2 से B रीड करते हुए हम Q1 में एंटर हो रहे हैं, या Q3 से A रीड करते हुए हम एंटर हो रहे हैं, Q3 से A रीड करते हुए हम Q1 में एंटर हो रहे हैं। और Q1 में एंटर होने का कोई रास्ता नहीं है, या Q1 पर टर्मिनेट होने का कोई एक्सप्रेशन नहीं है। तो Q1 का जो एक्सप्रेशन है, या आप कह लें कि Q1 ओनली Q1 का जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो ये है, नल है, Q2B है या Q3A है। Q3 स्टेट्स का नाम है। अब हम Q2 और Q3 को एलिमिनेट करेंगे बाद में जाके, क्योंकि स्टेट्स तो आ नहीं सकती। एक्सप्रेशन से मुराद उसमें A और B ही होने चाहिए, कोई स्टेट का नाम नहीं होना चाहिए। तो चलें इसको हम एक्सप्रेशन 1 कह लेते हैं। अब हम देखते हैं कि Q2 पर क्या एक्सप्रेशन बनता है। Q2 पर एक तो ये है कि हम Q1 से A रीड करते हुए हम Q2 में एंटर हो सकते हैं, बस एक ही एंट्री है इसमें, इसको हम स्टेट 2 कह देते हैं। इसी तरीके से इक्वेशन 2 कह देते हैं, एक्सप्रेशन 2 कह देते हैं। Q3 में जो एंट्री है वो क्या है, वो ये है कि Q1 से B रीड करते हुए, Q1 से B रीड करते हुए हम Q3 में एंटर हो जाते हैं। इसी तरीके से हम एक एक्सप्रेशन Q4 के अगेंस्ट निकाल लेते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो Q4 में हम जो एंटर होते हैं वो Q2 से A रीड करते हुए एंटर होते हैं, नंबर 1, या Q3 से B रीड करते हुए हम एंटर होते हैं, या Q4 से A रीड करते हुए एंटर होते हैं, या Q4 से B रीड करते हुए एंटर होते हैं। तो ये A रीड करते हुए और B रीड करते हुए, तो ये हर स्टेट का हमने रेगुलर एक्सप्रेशन निकाल लिया है। इसको सादा लफ्ज़ों में आप अगर समझना चाहते हैं तो वो ये कह सकते हैं कि आप Q4 पर ये चीज़ एक्सेप्ट हो रही है, Q3 पर ये एक्सेप्ट हो रही है, Q2 पर ये हो रही है और Q1 पर ये हो रही है। अब हमने जो रेगुलर एक्सप्रेशन निकालना है वो हमने ये देखना है
कि फाइनल स्टेट पर क्या एक्सेप्ट हो रहा है। तो इस हमारे DFA में फाइनल स्टेट क्या है, वो है Q1। तो हमने देखना है Q1 पर क्या चीज़ एक्सेप्ट हो रही है। तो Q1 पर ये वाला एक्सप्रेशन एक्सेप्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है हम Q1 को मज़ीद सॉल्व करेंगे, जितनी भी फाइनल स्टेट्स होंगी उसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग Q1। तो अब Q1 को सॉल्व करने का क्या तरीका है, Q1 को सॉल्व इस तरीके से करेंगे कि हम इसमें जो स्टेट्स हैं उसको उनको एलिमिनेट करेंगे किसी ना किसी तरीके से, और Q1 के अगेंस्ट जो एक्सप्रेशन है वो इस शक्ल में लेके आएंगे कि वो सिर्फ अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में हो, यानी A और B की फॉर्म में हो। तो चले Q2B मैं क्या करता हूँ, इसमें Q2 और Q3 की जो है, Q2 और Q3 की वैल्यू पुट कर देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन Q2 एंड 3। तो Q2 की वैल्यू क्या है, Q1A और ये B पहले वाला उसी तरीके से रहेगा। इसी तरीके से Q3 की वैल्यू क्या है, Q1B, तो Q1B और ये A वैसे ही रहेगा। तो ये आपके पास Q1, मैंने Q2 और Q3 की वैल्यूज़ पुट कर ली। अभी भी इसमें Q1 मौजूद है, तो मैं क्या करता हूँ, Q1 इज इक्वल टू नल प्लस Q1 कॉमन ले लूँ, AB और BA, ये आ गया। अच्छा, अब एडर रूल हम यहाँ इम्प्लीमेंट होगा। वो क्या है एडर रूल, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास कोई स्टेट है, S स्टेट है, S इज स्टेट, दिस इज इक्वल टू एनी एक्सप्रेशन Q प्लस यहाँ पर फिर S स्टेट आ जाती है, यही वाली जो स्टेट यहाँ पर है वो यहाँ पर आ जाती है, और यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन P आ जाता है। इस शक्ल में अगर आपके पास कोई इक्वेशन आ जाती है, मसलन अगर आप ये देखें तो ये बिल्कुल इसी फॉर्म में है कि Q1 एक स्टेट है, यहाँ पर भी वो स्टेट है, और आगे कोई एक्सप्रेशन P है, और यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन Q है। तो बाय एल्डन रूल, एल्डन रूल ये कहता है कि ये वाला जो अगर इस फॉर्म में आप आ जाता है तो वो फिर किसके बराबर होगा, फिर हम S इज इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते हैं, नल Q P स्टैटिक, यानी ये वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे, ये साथ उसके P स्टैटिक लिख देंगे तो वो उसके इक्विवेलेंट आ जाएगा। ये है एल्डन रूल। तो अगर यही एल्डन रूल आप इस पे अप्लाई करें, इसके ऊपर अप्लाई करें, तो आपको पता चलेगा कि ये फिर बाय एल्डन रूल Q1 इज इक्वल टू नल इंटू AB और BA स्टैटिक, ये है। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ से जो स्टेट है ये Q1 ये एलिमिनेट हो जाएगी। तो इसको फर्दर में अगर थोड़ा सा नल को ख़त्म कर दूँ तो AB और BA ये स्टैटिक आ जाएगा। तो ये Q1 का एक्सप्रेशन आ चुका है फाइनल, जो Q1 पर एक्सेप्ट हो रहा है, ये वाला एक्सप्रेशन Q1 पर एक्सेप्ट हो रहा है। तो हम कहते हैं कि यही रेगुलर एक्सप्रेशन है, जो यही रेगुलर एक्सप्रेशन है बेसिकली जो गिवन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है। क्योंकि इसमें फाइनल स्टेट एक ही है, Q1 है, तो हमने देखना है Q1 पर कौन सा टर्मिनेट एक्सप्रेशन हो रहा है, तो Q1 पर ये टर्मिनेट हो रहा है, तो लिहाजा इस DFA की इक्विवेलेंट जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो यही वाला होगा। अच्छा, अब अगर आपके पास फाइनल स्टेट एक से ज़्यादा हो जाती हैं, तो आपने फ़र्ज़ करें Q1 भी फाइनल स्टेट है और Q3 भी फाइनल स्टेट है, तो आपने Q1 और Q3 के अगेंस्ट एक्सप्रेशन निकालने हैं दोनों, और जो फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन होगा उन दोनों के दरमियान आप और लिख लेंगे कि या वो एक्सेप्ट होगा या वो एक्सेप्ट होगा। तो ये बेसिकली तरीका है। जो अहम रूल है मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आपने हर स्टेट के अगेंस्ट एक एक्सप्रेशन निकालना है कि कौन सा एक्सप्रेशन जो है हर स्टेट के ऊपर टर्मिनेट हो रहा है। फिर आपने जो फाइनल स्टेट्स हैं उसके सिर्फ एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। जो इस केस में हमारे पास फाइनल स्टेट थी वो Q1 थी, तो हमने Q1 को जस्ट सॉल्व किया, और सॉल्व इस तरीके से किया
कि उसके अंदर से जो स्टेट्स हैं वो हमने एलिमिनेट करनी है और एक्सप्रेशंस को लाना है, अल्फ़ाबेट्स को लाना है और स्टेट्स को एलिमिनेट करना है। तो उसके लिए हमें एक की पॉइंट की ज़रूरत है, वो ये है कि अगर हम Q1 के अगेंस्ट एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारी ट्राई ये होनी चाहिए, हमारी कोशिश और एफ़र्ट्स इस तरफ होनी चाहिए कि अंदर जितनी भी स्टेट्स हैं वो Q1 ही हो, यानी Q2 और Q3 ना हो। यहाँ पे Q2 और Q3 था तो मैंने उसकी वैल्यूज़ पुट करके सारे का सारा एक्सप्रेशन Q1 में ले गया। इसी तरीके से अगर आप Q2 को सॉल्व कर रहे हैं तो आप कोशिश करें सारे का सारा एक्सप्रेशन Q2 में चला जाए, यानी उसमें जो वेरिएबल स्टेट वेरिएबल है वो Q2 ही रहे। तो जब एक ही स्टेट का एक्सप्रेशन हो जाएगा तो एडर रूल जो है वो लगाना आसान हो जाएगा, क्योंकि एडर रूल में जो बाहर स्टेट है वही अंदर स्टेट होगी तो एडर रूल लगेगा, अदरवाइज़ आप एडर रूल नहीं लगा सकते। तो ये बेसिकली की पॉइंट्स हैं। आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ाने के लिए मैं एक और एग्ज़ाम्पल आपको समझा देता हूँ, ताकि आप की एग्ज़ाम्पल जो वो आपकी जो एक्सप्रेशंस आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी डायरेक्शन में जा सके। तो उसके लिए मैं एक सेकंड एग्ज़ाम्पल नोट करता हूँ जिसमें मैं दो फाइनल स्टेट्स लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप Q1 ये एक फाइनल स्टेट है और स्टार्ट स्टेट भी है। यहाँ पर A रीड किया, B Q2 और Q3, B A Q3 A एंड B। लें जी, अब ये एक DFA है तो इसका आपने रेगुलर एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है बाय एडर रूल्स। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, Q1 का एक्सप्रेशन लिखना है। Q1 इज़ इक्वल टू इसकी तरफ Q1 से A आ रहा है बस, या नल आ रहा है, एक नल इसकी तरफ है और दूसरा A है, ये इक्वेशन 1 आप कह लें। इसी तरीके से Q2 की तरफ क्या क्या आ रहा है, एक Q1 की तरफ से B आ रहा है, दूसरा Q2 की तरफ से B आ रहा है, ये एक्सप्रेशन 2 है। इसी तरीके से Q3 जो है वो आप देखें, Q3 एक Q2 से A आ रहा है प्लस Q3 से A आ रहा है, फिर Q3 से B आ रहा है, इसको आप एक्सप्रेशन 3 कह लें। अब आपने सॉल्व किस किस को करना है, आपने सॉल्व Q1 को करना है और Q2 को करना है, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो रही है वो एक्सेप्ट होगी और जो चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो रही है वो एक्सेप्ट, या यहाँ वाली एक्सेप्ट होगी या यहाँ वाली एक्सेप्ट होगी। तो आपने Q1 स्टेट का एक्सप्रेशन और Q2 स्टेट का एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व इस तरीके से करना है कि जब आप Q1 का एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हो तो कोशिश करें कि सारी की सारी उसमें Q1 हो, ताकि आप एडर रूल लगा सकें। तो चलें, मैं पहले Q1 को सॉल्व करता हूँ, सॉल्विंग फॉर Q1। तो Q1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नल और Q1A, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्ट एडर रूल लग जाता है। आपको पता है एडर रूल क्या है, स्टेट इज़ इक्वल टू एनी एक्सप्रेशन प्लस स्टेट और इनटू एनी एक्सप्रेशन। तो ये देखें, ये अगर आपका S है तो ये आपका Q है और ये S है और ये P है। तो इस फॉर्म में अगर कोई चीज़ आ जाती है तो आप उसको लिख सकते हैं Q1 इज़ इक्वल टू नल इंटू A स्टैटिक, यानी इसको आप लिख सकते हैं Q इंटू P स्टैटिक, ठीक है। तो इसी को मैप करते हुए आपका पास जो एक्सप्रेशन आ गया Q1 वो A स्टैटिक आ गया। वैसे भी आप डायरेक्ट देखें तो Q1 पर क्या एक्सेप्ट हो रहा है, नंबर ऑफ़ एज एक्सेप्ट हो रहे हैं, A स्टैटिक एक्सेप्ट हो रहा है और कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं हो रही। तो हमने बाय रूल भी निकाल लिया कि Q1 पर क्या चीज़ एक्सेप्ट हो रही है, A स्टैटिक एक्सेप्ट हो रहा है। अब आपने सॉल्व करना है Q2 को। तो Q2 को एक मिनट में ज़रा पेज निकाल लूँ कोई। चलो, अब आपने Q2 को सॉल्व करना है। Q2 का एक्सप्रेशन क्या है आपके पास, Q2 का एक्सप्रेशन आपके पास है Q2 इज़ इक्वल टू Q1B प्लस Q2B। तो अब
चूँकि Q2 को सॉल्व कर रहे हैं तो आपने कोशिश ये करनी है कि सारे का सारा एक्सप्रेशन जो है वो Q2 में चला जाए। तो ये तो Q2 ऑलरेडी मौजूद है, तो Q1 की आप वैल्यू पुट कर दें। Q1 की वैल्यू क्या है? Q1 अगर तो आप Q1 की वैल्यू ये वाली पुट करते हैं, ये वाली, तो उसमें फिर Q1 अपीयर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये तो आप ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो आपने Q1 की ये जो आपने कैलकुलेटेड वैल्यू कर ली है, कैलकुलेट कर ली Q1 इज़ इक्वल टू ए स्टैटिक, ये पुट करेंगे जो निकाल चुके हैं आप। तो Q1 की जगह आप क्या पुट करें? ए स्टैटिक इंटू बी, यानी ए स्टैटिक जो है वो Q1 की वैल्यू आपने पुट कर ली है। तो ये Q2B। तो अब देखें सारे का सारा एक्सप्रेशन Q2 में है, Q2 इधर है और Q2 इधर है, और ये अगेन क्या है, इस फॉर्म में आ चुका है, स्टेट एनी एक्सप्रेशन प्लस स्टेट और इनटू P। ये स्टेट Q स्टेट और P। तो आप लिख सकते हैं इसको Q2 इज इक्वल टू ए स्टैटिक B इंटू बी स्टैटिक। ठीक है, इस B का स्टैटिक। तो ये बेसिकली ए स्टैटिक B इंटू बी स्टैटिक आ गया Q2 पर जो एक्सेप्ट चीज़ हो रही है। अब इस डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा पर क्या चीज़ एक्सेप्ट हो रही है? या तो Q1 वाली एक्सेप्ट हो रही है जो कि ए स्टैटिक था, या Q2 वाली एक्सेप्ट हो रही है जो कि ए स्टैटिक B इंटू बी स्टैटिक है। तो इसका मतलब है फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा? फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ गिवन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा इज इक्वल टू ए स्टैटिक और ए स्टैटिक B इंटू बी स्टैटिक। ठीक है जी। तो ये फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन है जो इस डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के ऊपर एक्सेप्ट होगा। तो चलें, ये हमारा जो लेक्चर है ये अब फिनिश होता है। इसमें हमने क्या पढ़ा है पूरे लेक्चर में? इस वीक के जो 2 लेक्चर्स हैं इसमें हमने ये देखा है कि किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन को डिटर्मिनिस्टिक और NFA में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और फिर हमने देखा है कि NFA को DFA में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। फिर हमने देखा कि DFA से कोई ना कोई गिवन कि कोई भी DFA गिवन है तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे, चाहे जितना भी वो कॉम्प्लिकेटेड DFA हो उसका हम रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में जो 7वां लेक्चर है कार्बन क्लीन्स थ्योरम का, वो हम स्टार्ट करेंगे। वो एक नया कॉन्सेप्ट होगा, एक नया दौर होगा, उसमें हम एंटर हो जाएंगे। उसमें हम देखेंगे कि एफएस को हम ऐड कैसे करते हैं, एफएस को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो वो एक क्लीन्स थ्योरम पूरे का पूरा एक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको वो डिस्क्राइब करूँगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।